कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम गोलीय दर्पण के बारे में समझे थे। गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण से जुड़े भिन्न भिन्न टर्म को समझे थे। सारे टर्म आप समझ गए होंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये है आपका मुख्य अक्ष, मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहां से गुजरता है उसे फोकस, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस, और दर्पण जिस गोले को काटकर बनता उस गोले के केंद्र को वक्रता, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो इन सारे तथ्यों को हम पिछले क्लास में ही समझ चुके थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का पोल कहते हैं। दर्पण जिस गोला को काटकर बना है उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। इन सब बातों को समझ चुके थे। हमारे पास एक और दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब इन दोनों दर्पण में किस स्थिति में किस तरह के प्रतिबिंब बना करते हैं उसी को हमें समझना है। अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसी को आज के क्लास में हम समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम इन दोनों दर्पण से, इन दोनों दर्पण के द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, किस तरह से होगा, इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को समझ लेना जरूरी है। जब भी हम प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था को कॉपी पर दर्शाते हैं या बोर्ड पर दर्शाते हैं तो हमें कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2। एक दर्पण के द्वारा किस स्थिति में किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा इसको दिखाने के लिए हमें 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम यही समझने की कोशिश करें कि उत्तल दर्पण में किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको दिखाने के लिए आपको कम से कम कितने प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होगी? 2 दिखाने के लिए।
वास्तविकता तो यह है कि प्रतिबिंब का निर्माण असंख्य प्रकाश किरणों के द्वारा होता है, असंख्य प्रकाश किरणों के द्वारा होता है, लेकिन असंख्य प्रकाश किरणों को दर्शाना संभव, इसलिए प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को जब हम दिखाते हैं तो कम से कम हम 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं, कम से कम कितना, लेकिन वो 2 कौन सी प्रकाश की किरणें हम लेंगे, कौन से 2 प्रकाश की किरणें लेंगे हम दर्पण में, ताकि हम प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था को समझ सके। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से प्रकाश की किरणें की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन, इसको ठीक से समझने का कोशिश कीजिएगा। नोट में ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दर्पण के द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन किस तरह से होता है, तो परावर्तन के नियमों के तरह ही होता है। यानी दर्पण के द्वारा किसी भी प्रकाश किरणों का परावर्तन किस प्रकार से होगा, तो परावर्तन के नियमों के अधीन ही होगा। लेकिन भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों का पालन कर कहां से गुजरेगी, कहां से निकलेगी, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि दर्पण के द्वारा प्रकाश किरणों का परावर्तन कैसे होता है, तो आप कहिएगा परावर्तन के नियमों के अधीन होता है। लेकिन भिन्न भिन्न स्थिति में प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के नियमों का पालन करती है तो वो कहां से निकलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए इसी को जानते हैं। सबसे पहली स्थिति को देखिए, ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख अक्ष है। तो प्रकाश की किरणें जब मुख अक्ष के समांतर से आएगी, प्रकाश की किरणें जब मुख अक्ष के समांतर से आएगी तो परावर्तन के बाद कौन से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। कोई प्रकाश की किरणें रहे, ये भी मुख अक्ष के समांतर है, तो ये भी कौन से निकलेगा, फोकस से ही निकलेगा। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश की किरणें जो मुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, समांतर होता है, वो परावर्तन के बाद हमेशा कौन से निकलता है, फोकस से निकलता है। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकलती है। लेकिन वहीं अगर आप उत्तल दर्पण में देखिएगा, ये मुख अक्ष, ये मुख अक्ष है। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर है और ये परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से निकलेगी। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है, बल्कि फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है, फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। क्लियर? तो 2 बात को यहां पर याद रखिए कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती, ये इधर भाग गया और इधर से आपके आंखों को लगेगा जा रहा है। क्लियर हो गया? पहला नियम समझिए, मुख अक्ष के समांतर होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद कौन से निकलेगा, और उत्तल दर्पण में फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। एनी प्रॉब्लम? दूसरा रूल पर आए, इन प्रकाश की किरणों की हमें आवश्यकता होगी, तो इन प्रकाश की किरणों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रतिबिंब को बना पाएंगे, दर्शा पाएंगे।
दूसरा, ये है दोस्तों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल, और ये है उत्तल, उत्तल, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरे, कहां से? जब प्रकाश की किरणें कहां से गुजरे? फोकस से होकर गुजरे, तब परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर निकलती है। जब प्रकाश की किरणें कहां से गुजरे, तो परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर निकलती है। परावर्तन के बाद मुख अक्ष के, और क्यों निकलती है? तो परावर्तन का पालन करते हुए। आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, और कुछ नहीं है। वहीं दोस्तों उत्तल दर्पण में मान लीजिए फोकस यहां है, फोकस के तरफ प्रकाश की किरणें आ रहा है ना, परावर्तन के बाद इस तरह निकलेगा, इस तरह। तो उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आती प्रकाश की किरणें, किस तरफ? फोकस के तरफ आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकलती है। अवतल दर्पण में वे प्रकाश की किरणें जो फोकस से होकर गुजरती है, अवतल दर्पण में वो प्रकाश की किरणें जो फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकलती है। उत्तल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें फोकस की तरफ आती नजर आती है, फोकस की तरफ आती नजर आती है, वे परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकलती है। क्लियर हो गया? दूसरा प्रकाश का किरण समझे। तीसरा पर आए। तीसरा दोस्तों ये है अवतल, और ये है उसका मुख अक्ष, और ये है उत्तल, और ये है मुख अक्ष। एनी प्रॉब्लम? अब समझना है कि मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी लाइन से गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ का अनुसरण किए निकल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो दर्पण बना गोला के काटकर, दर्पण जो बनता है वो गोला को काटकर, और गोला का केंद्र दर्पण का वक्रता, और वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरणें गुजारेंगे वो दर्पण पर हर जगह क्या पड़ेगा? लंबवत पड़ेगा कि नहीं? लंबवत पड़ेगा कि नहीं? अगर गोला के केंद्र से गोला के किसी भी परिधि पर एक रेखा गिराइएगा वो हमेशा क्या होगा? लंब। तो अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है तो वो दर्पण पर लंबवत पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। लंबवत जब प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद लंबवत ही निकल जाती है।
अगर प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ेगी तो परावर्तन के बाद वो उसी पथ पर सीधे निकल जाएगी। अब वक्रता केंद्र तो गोला का केंद्र है, और गोला के केंद्र से अगर गोला के किसी भी परिधि पर रेखा गिराइएगा तो वो हमेशा परिधि पर क्या पड़ेगा? लंबवत। तो अगर प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो दर्पण पर हमेशा क्या होगा? लंबवत होगा। लंबवत होगा तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लंबवत ही निकलेगा। क्लियर? अब फिर उत्तल दर्पण में ऐसे होगा, लंबवत आ रही है, लंबवत जा रही है। क्लियर हो गया? तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस जाती है, और उत्तल दर्पण में भी वही पथ पर वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र के तरफ आती प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। क्लियर हो गया? चौथा रूल पर आए। चौथा ये है आपको कौन दर्पण? अवतल। और ये है उत्तल। ये है ध्रुव और ये है ध्रुव। तो जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पर? तो वो कुछ इस तरह से निकलती है ताकि ये कोण जितना बने उतना ये भी बने। ठीक उसी तरह अब उत्तल दर्पण में अगर ध्रुव पर आपतित होगा तो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तन के नियमों का पालन करते कुछ इस तरह से निकल जाती है। यहाँ ये अभिलंब की भूमिका में है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। जितना ठिट्ठा इधर उतना ठिट्ठा इधर, जितना ठिट्ठा इधर उतना ठिट्ठा इधर। तो कुल कितने प्रकाश की किरणें के बारे में बताए? याद हुआ? चारों। आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए इस चार में किन्हीं दो की जरूरत होगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता है? दो। कितने? और आपको कितने प्रकाश किरणों के बारे में बताएं? चार। इसमें आपको दो का जरूरत होगा। अब वो दो चार में से कोई हो सकता है। तो आप चारों का नियम समझ गए? समझ गए? आइए एक बार फिर से समझ जाते हैं। आपको हम क्या समझा रहे थे? दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों का परावर्तन। पहला नियम, जब प्रकाश की किरणें मुख कक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है और उत्तल दर्पण में निकलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर निकलती है, मुख कक्ष के समांतर निकलती। इसमें भी आप देख रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है उसको समझे कि नहीं? जब प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करके कुछ इस तरह से निकलती है।
क्लियर। तो मुख कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकलेगा? फोकस से होकर निकलेगा। फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कैसे निकलेगा? मुख कक्ष के समांतर। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कैसे निकलेगा? जिस पथ से आया है उसी पथ से लौट जाएगा। जब प्रकाश की किरणें थीटा कोण से ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तित किस प्रकार होती है? पुनः थीटा कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से परावर्तित होगा। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बना लीजिए, बना लीजिए। जल्दी बनाइए। बोलिएगा नहीं ना? बना लीजिए। अवतल दर्पण बनाइए, उत्तल छोड़ दीजिए, अवतल का बना लीजिए। अब बहुत कहेगा हम तो समझबे नहीं किए, नीचा कीजिए। ठीक है, तो सबको बता देते हैं कि इतना मार मारेंगे ना, इतना मार कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही होश होगा। विकास कुमार कह रहा है कि ग्रुप डी में काम हो जाएगा पूरा क्वेश्चन याद करने के बाद। आप पूरा याद करिए ना, उससे ज्यादा याद करने वाला कोई मिलेगा आपको तब ना विकास कुमार। बहुत का कलम नहीं चल रहा, लगता नहीं ठीक से समझा है। तब कहाँ बन रहा है? हाँ बन गया, बहुत का नहीं बन रहा है। आज हमारा राशि फल भी गड़बड़ है। राशि फल देखे थे, राशि फल में था कि आज हमारे हाथ से मर्डर भी हो सकता है। अब मर्डर मानव का नहीं हो सकता है, किसका होगा कहना मुश्किल है। आइए दोस्तों, क्लियर? देख लीजिए, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। पहले समझिए, यही ना हम यही चेक करे थे कौन कौन समझा है। तुम तो नहीं ठू समझी है, समझो फिर से। सबसे पहला नियम, मुख कक्ष के समांतर जितना भी प्रकाश की किरण आएगा परावर्तन के बाद फोकस।
कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कौन से निकलेगा? और उत्तल दर्पण में निकलता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा, प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आएगा तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर, और यहां फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर। तीसरा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ का पालन करेगा। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर थीटा कोण से आपतित होती है तो थीटा कोण बनाकर ही परावर्तित हो जाती है। उत्तल दर्पण में भी वही होता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं अवतल दर्पण में विभिन्न स्थिति में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर। अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसी को हमें समझना है। पहले अवतल दर्पण समझ लेंगे, अब फिर उत्तल दर्पण समझेंगे। और पहली स्थिति लेते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। हमें यह पता करना है कि अगर वस्तु बॉडी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए दोस्तों, हम आपको बना कर दिखाते हैं। ये है एक बड़ा अवतल दर्पण, बड़ा, और ये है इसका मुख अक्ष, ये है इसका ध्रुव, ये है इसका फोकस, और ये है इसका वक्रता केंद्र। वैसे नियम तो ये है कि स्केच लेकर बनाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़े गड़बड़ हो जाएगा तो माफ करिएगा। दोस्तों, वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच, ये है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरणें चाहिए। कितना? दो। तो एक प्रकाश की किरणें वस्तु से निकाले मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर। अब मुख अक्ष के समांतर निकालेंगे तो ये परावर्तन के बाद कौन से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। एक दर्पण पर प्रकाश की किरणें लेते हैं लंबवत। कैसे लेते हैं? लंबवत। लंबवत जो पड़ता है वो परावर्तन के बाद कौन से निकलता है? कौन से निकलता है? लंबवत निकलेगा तो वो कौन से निकलेगा? वक्रता। अब ये प्रकाश की किरणें यहां से मिलता नहीं है, बल्कि पीछे में हमको मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। और दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब बना दोस्तों, प्रतिबिंब बना कहाँ? दर्पण के
पीछे प्रतिबिंब बना सीधा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। जो सीधा बना 100% वो क्या होगा? आभासी होगा। और वस्तु से क्या है? बड़ा है। वस्तु से क्या है? तो मेरा लाइन टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। आप जब स्केच लेकर इसको बनाइएगा एकदम एक्यूरेट बनेगा दोस्तों, एकदम एक्यूरेट। क्लियर? बात समझ गए? पहली स्थिति याद हुआ? जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के, कैसा बनता है? और कैसा बनता है? और वस्तु से बड़ा। क्लियर? सैलून में, ब्यूटी पार्लर में लोगों के बड़े आकार के प्रतिबिंब को देखने के लिए कौन दर्पण का इस्तेमाल किया जाए? अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। सैलून या ब्यूटी पार्लर में अवतल दर्पण को इस तरह फिट किया जाता है कि आदमी जब बैठे तो फोकस और ध्रुव के बीच हो और पीछे उसका बड़ा प्रतिबिंब निकले, ताकि कील मुहान से पिंपल आसानी से नजर आए और अच्छी तरह उसकी सफाई हो सके। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? सैलून या ब्यूटी पार्लरों में बड़े आकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण। और वो फिट इस प्रकार किए जाते हैं कि आप जैसे ही बैठिएगा तो आप उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच बैठिएगा और पीछे आपका बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, ताकि आसानी से सारा कार्य किया जा सके। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम ना? दूसरी स्थिति पर आए। पहली स्थिति समझ गए? और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यही एक स्थिति है जब प्रतिबिंब बन रहा है कैसा? आभासी। अवतल दर्पण में एक क्या हुआ? ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एकमात्र यही स्थिति है जब प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। अब आगे जितने स्थितियां का हम चर्चा करेंगे ना, हर जगह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में यही वो स्थिति है जब प्रतिबिंब बनते हैं क्या? आभासी। बाकी प्रत्येक स्थितियों में पैसा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। कैसे? तो आइए देखते हैं। लेकिन यहां पर दो बात याद रखिएगा, एक कि काल्पनिक प्रतिबिंब केवल इसी स्थिति में बनते हैं, और सैलून वाला स्थिति बताए ना। आइए दोस्तों, ये लगता है मर्चा कोई अथी किया है। ओह, लगता है दाल छोका मारा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एग्जॉस्टर चल रहा है ना? हम तक नशा आ गया। पानी पी लेते हैं।
छोड़ दीजिए। ओके सब, चलिए। अब ऑनलाइन वाले बोला क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे घर के बगल में कुछ लोग रहते हैं। अब कोचिंग है तो घर ही ना है, हम तो भर दिन यही रहते हैं। और उन्होंने दाल में छौंका मारा है और मिर्च की पूरी बदबू क्लासरूम में आ गया है। पूरे क्लासरूम खांसी खांसी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आइए प्रतिबिंब बना। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। अवतल दर्पण के फोकस पर हो। तो ये हमारा दर्पण 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 और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता। और यहां पर है हमारा वस्तु, ठीक है। और अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने प्रकाश की किरण चाहिए? 2। तो एक हम मुख कक्ष के समांतर लेंगे, जो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कहां से? फोकस से। गड़बड़ा गया। वन सेकेंड, स्केच नहीं है ना। वस्तु कहां पर है? फोकस पर है, फोकस पर है। क्लियर? अब एक प्रकाश की किरण लिए है मुख कक्ष के समांतर, तो वो गुजरेगा कहां? फोकस से होकर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक लेंगे, एक ऐसा प्रकाश की किरण लेंगे जो दर्पण पर पड़े लंबवत, जो दर्पण पर पड़े लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से निकलती है? परावर्तन के बाद कहां से निकलती है? क्लियर? अब यह दोनों प्रकाश की किरणें इधर ही मिलेगी, दोनों प्रकाश की किरणें इधर ही मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा, और प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब फोकस पर हो वस्तु, सॉरी, हाँ, जब फोकस पर हो वस्तु, ये बात कर रही है। जब वस्तु कहां पर हो? फोकस पर हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर पर जाकर बनता है। यानी कहां? अनंत का मतलब यहां अनंत नहीं है, बल्कि बहुत दूर। अनंत परिभाषित है, आपको कह देता है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, कि अनंत तो परिभाषित है नहीं। तो यहां पर अनंत का मतलब है कि बहुत दूर जाकर बनता है। जितना दूर भागेगा प्रतिबिंब, उतना ही क्या होगा? तो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बहुत, और प्रतिबिंब देख रहे हैं कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत?
मिर्च का नशा ऑनलाइन वाले सबको भी पहुंच गया। एक कह रहा है कि हमको भी आ रहा है। तीसरी स्थिति, और एक बार तो हमारे साथ घटना घट गया था। क्या घटना घट गया था? रात में लगभग 12 बज गया था और हम चाय बनाना चढ़ा दिए थे गैस पर, और उसके बाद बात कर रहे थे, ठीक है, दोस्त से बात कर रहे थे, ठीक है। अरे हल्ला करिएगा, अब बोले ही नहीं, बात कर रहे थे। मेरा चाय चढ़ के जल रहा था, तो हम फोन पर थे, ठीक है, बस सीरियस बात चल रहा था, तो चाय जलने का बदबू आ रहा था, तो हम फोने पर उसको बोले कि देखो देखो चाय जल रहा है, बदबू आ रहा है हमारे पास। उधर से भी उसको पता नहीं चला, कि नहीं, हम मेरे यहाँ चाय नहीं बन रहा है, लगता है पड़ोसी में बन रहा है। हम भी तुरंत कैच नहीं किए कि चाय तो यहाँ जल रहा है, बदबू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। कुछ देर के बाद पता चला थोड़ा चाय तो हम ही चढ़ाए थे, ठीक है। हमको लगा फोने से बदबू आ रहा था, मतलब तत्काल ऐसा लगा। इस तरह का घटना घटा हुआ है हमारे साथ। तीसरी स्थिति बता रहे हैं, तीसरी स्थिति बता रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आइए दोस्तों चेक करते हैं और बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एक बड़ा सा अवतल दर्पण, और इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया ध्रुव। मान लेते फोकस यहाँ पर है, अब वक्रता केंद्र यहाँ पर, और वस्तु इसके बीच में है, वस्तु इसके बीच में है, ठीक है। वक्रता केंद्र थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र बहुत छोटा हो गया है, हमें इस दूरी का दुगुना यहाँ ले लेते हैं, अप्रॉक्स ये दूरी बराबर होना चाहिए। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आइए दोस्तों पहले हम एक प्रकाश की किरणें निकालते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के बाद कौन से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। एक प्रकाश की किरणें हम दर्पण पर लंबवत निकाल देते हैं। कैसे? तो परावर्तन के बाद ये लंबवत निकलेगा ना, यानी फोकस गड़बड़ा हो गया। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका बन गया यहां पर। क्लियर? यानी प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। क्लियर? प्रतिबिंब बना है वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा बनता है उल्टा। प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बना है, बड़ा बना। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, थोड़ा लाइन गड़बड़ा रहा है क्योंकि सीधे सीधी बना रहे हैं। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के
बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और बाद में अनंत के बीच कैसा बना, और वस्तु से बड़ा। देख रहे थे तीसरी स्थिति है, पहली स्थिति में ही काल्पनिक बना था, पहली स्थिति में काल्पनिक बना था, बाकी हर जगह क्या बन रहा है, हर जगह क्या बन रहा है, क्लियर। तीसरी स्थिति समझे, तीसरी स्थिति समझे। विमलेश कुमार किसी भी तरह से काट देते हैं, अरे किसी भी तरह से काट नहीं देते हैं, ठीक है। आप काटिए ना, आपसे नहीं कट रहा है, आप स्केच लेकर काटिए, एकदम परफेक्ट कटेगा, परफेक्ट कटेगा। आप सीधा लाइन से काटिए ना। बात है देखिए, यहां पर गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये दूरी क्या होनी चाहिए, दुगुनी, क्या होनी चाहिए। अब ये दूरी हल्का सा भी इधर उधर होगा, प्रकाश की किरणें डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो आप अगर स्केल लेकर बनाइएगा एकदम बिल्कुल कटेगा। हम आपको सिर्फ रूल बता रहे हैं कि इसी तरह होता है, क्लियर। हम आपको सिर्फ रूल बता रहे हैं कि इस तरह होता है। आप एक बार घर पर करिएगा, बिल्कुल इसी तरह कटेगा, एकदम दूरी नाप के करना है। बात समझ गए। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो आइए इसका हम बताते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम आपको रूल बता रहे हैं कि किन प्रकाश की किरणों का उपयोग करना है, अब प्रतिबिंब कहां बनता है, किसी भी तरह से काट नहीं रहे हैं, एकदम रूल के अनुसार कट रहा है दोस्तों। ये हो गया आपका, ये मान लेते हैं फोकस है, और ये वक्रता, और वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर। तो एक प्रकाश की किरणें लेते हैं जो जाएगा मुख्य कक्ष के, कहां से गुजरेगा, फोकस से, और एक जाएगा कहां से, फोकस से। तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर बनेगा दोस्तों। कहां बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। थोड़ा मिस्टेक, एकदम डायरेक्ट यहां पर बनेगा दोस्तों। तो अगर एक प्रकाश की किरणें लिए मुख्य कक्ष के समांतर जो कहां से गुजरा, और एक प्रकाश की किरणें फोकस से लिए परावर्तन के बाद मुख्य कक्ष के समांतर, एकदम ये दोनों मिलता है कहां पर, वक्रता केंद्र पर। यानी प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर ऊंचाई का, वस्तु के बराबर ऊंचाई का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, यानी कि उल्टा। अब काटिए डायरेक्ट, यहां पर पहुंचाइए काट के। क्या हुआ, लंबवत, लंबवत वाला यहां नहीं कटेगा। हाँ हाँ, एक प्रकाश की किरणें लिए मुख्य कक्ष के समांतर, निकाल दिए कौन से, फोकस, दूसरा कौन से गुजारे हैं। अब जानते हैं कि फोकस से जो गुजरता है वो मुख्य कक्ष के, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने के लिए ये दो प्रकाश की किरणें जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम लंबवत वाला प्रकाश की किरणें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर काटेगा ही नहीं कहीं पर। क्लियर। पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति क्या है,
जब वस्तु अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। अच्छा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस पोल। मान लेते यहाँ फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र, तो दुगुनी दूरी यहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरणें लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से गुजारिए? फोकस से। अब एक लीजिए दोस्तों मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर, तो ये वक्रता केंद्र से निकलेगा और प्रतिबिंब बना आपका यहां पर। प्रतिबिंब बना आपका यहां पर, यानी प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तथा फोकस के बीच। प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब बना है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो एक प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लिए जो परावर्तन के बाद कौन से निकलेगा? और एक निकाले हैं वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही, मतलब जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से निकलेगी। तो कटा यहाँ पर, प्रतिबिंब यहाँ बना, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना। प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। उल्टा, जब भी उल्टा है तो वो क्या है? छठी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत यानी बहुत दूर हो, अनंत पर हो, ठीक है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि। क्लियर? तो जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर कौन वस्तु है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, ये सब वस्तु तो है, लेकिन ये कहां पर है? अनंत पर है, मतलब बहुत दूर है। तो इन सब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इन सब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हमारा एक बड़ा सा अवतल दर्पण और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु तो अनंत पर है, अनंत पर वस्तु को तो दिखा नहीं सकते हैं। अनंत से डायरेक्ट हम प्रकाश की किरणें लाएंगे, और अनंत से आती प्रकाश की किरणें कैसी होती है? पैरेलल या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? पैरेलल। बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणें किस प्रकार की प्रकाश किरणें होती है? पैरेलल। तो मान लेते हैं दोस्तों दो प्रकाश की किरणें आ रही है, एक ऐसी आ रही है और एक ऐसी आ रही है, पैरेलल है ना जी। अब ये परावर्तन के बाद फोकस से पहले निकलेगा और ये परावर्तन के बाद यहां निकलेगा।
प्रतिबिंब बना है दोस्तों यहां पर, और ये है आपका फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, ये प्रकाश की किरणें आ रहे हैं सूर्य से, चंद्रमा से, तारा से, या अनंत पर रखी वस्तु, तो अनंत पर एक प्रकाश की किरणें डायरेक्ट यहां लेंगे जो फोकस से पहले निकल जाएगा, और एक लेंगे ध्रुव पर थीटा डिग्री, तो ध्रुव पर थीटा डिग्री बनाकर निकलेगा, और दोनों काटेगा कहां? तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और वस्तु से नहीं, वस्तु से बहुत छोटा होता है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि चार प्रकाश की किरणें का रूल बताए थे ना, प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरत कितना का है? तो लेकिन कितने किरणों का नियम बताए थे? 4। तो क्वेश्चन आया है कि चारों प्रकाश की किरणें गुजारेंगे तो क्या होगा? तो चारों को हम नहीं गुजार सकते, केवल कितना? दर्शाने के लिए 2 प्रकाश की किरणें ही हमको चाहिए। आपको 4 बताए थे, लेकिन एक प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए उस 4 में कोई 2 ही उपयुक्त होता है। और 2 कौन उपयुक्त होता है आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रकाश की किरणें आवश्यकता पड़ेगी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 2-4 बार घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एकदम एक्यूरेट आपको याद हो जाएगा कि किस स्थिति के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किस तरह के प्रकाश की किरणें का हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। 7वीं स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव पर हो। कहां पर हो? ध्रुव पर हो। बाजी नहीं, ध्रुव पर हो। एकदम कहां पर हो? ध्रुव पर हो। तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है? ध्रुव पर बनता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा? आभासी। आभासी के लिए हम काल्पनिक भी लिख सकते हैं, जो सीधा, और वस्तु के ऊंचाई के बराबर। और इसे हम किसी भी प्रकाश किरणों की मदद से दिखा नहीं सकते। यहां पर आप कोई प्रकाश की किरणें खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, जब ध्रुव पर हो वस्तु तो प्रतिबिंब भी कहां? ध्रुव पर। जब ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब ध्रुव पर। कैसा? काल्पनिक। कैसा? वस्तु की ऊंचाई के बराबर। उसको अच्छा आते बताते हैं। इसको समझे आप। यहां पर कोई प्रकाश की किरणें नहीं खींच सकते हैं, खींच ही नहीं सकते हैं, लेकिन यह तय है कि प्रतिबिंब यही बनता है।
अब कहिएगा जब खींच ही नहीं सकते हैं कैसे बनता है, तो बनता है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं लैब में जाकर। आइए आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं, ये परावर्तन के नियमों का पालन करके हुआ है, परावर्तन के नियमों का पालन करके हुआ है। अगर हम अभिलंब गिराए तो ये कोण होगा, तो इधर भी कितना कोण बनना चाहिए, तो इसीलिए इसको यहां से निकाले। क्लियर? तो ये किरणें इस तरह आया है और फोकस से पहले निकला है, किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम का यहां पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका चेक हो सकता है। बिल्कुल, आप अभिलंब गिराइए, दोनों तरफ का कोण क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? सारा स्थिति समझ गए? सारा स्थिति समझ गए तो आप समझिए, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब दो स्थितियों में बना, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो और दूसरा वस्तु ध्रुव पर हो। शॉर्ट में लिखे हैं पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकल। तो अवतल दर्पण में आभासी अथवा सीधा प्रतिबिंब कितने स्थिति में बनते हैं, और वो दो स्थिति कौन कौन है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो या जब वस्तु ध्रुव पर हो। यहां बड़ा बनता है, यहां वस्तु के बराबर बनता है, यहां वस्तु का बराबर, यहां वस्तु से बड़ा और यहां वस्तु के। इन दो स्थितियों के अलावे प्रत्येक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। प्रत्येक स्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम शुरुआत किए थे तो आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थिति है, तो एक ही नहीं है, कुल कितना है? अवतल दर्पण में आभासी या सीधा या काल्पनिक प्रतिबिंब कितने स्थिति में बनते हैं? दो स्थिति में। वो दी स्थिति कौन कौन है? बाकी सारे स्थितियों में कैसा? बाकी सारे स्थितियों में कैसा प्रतिबिंब? यानी अवतल दर्पण में अधिकांश स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं। कुल 7 स्थिति में 5 स्थिति में वास्तविक या उल्टा बनाता और 2 स्थितियों में काल्पनिक या सीधा बना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, या सीधा को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, जिन्हें टूटी टूटी लाइनों के द्वारा ही दर्शाया जाता है। इंटरनेशनल रूल है कि अगर आप काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं तो सीधी लाइन नहीं खींचिए, टूटी फूटी लाइन खींचिए। एनी प्रॉब्लम है? अब दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण समझ गए, और सब घर पर जाकर 2 बार स्केच खींचिएगा, यादें हो जाएगा। और परीक्षा में यहां से प्रश्न कभी कभी आते हैं और अधिकांश लोग गलत करके आते हैं, यादें नहीं रहता है, और उसको लगता है कि एक प्रश्न छूट गया तो क्या होगा। एक ही प्रश्न घायल करता है। आप कोई भी रिजल्ट निकला है ना, उसका रिजल्ट जाकर देखिएगा, 10-20 हजार विद्यार्थी ऐसा रहेगा जिसका 1 नंबर मेरिट से क्या है, कम है। 1 नंबर हर रिजल्ट में। तो आप प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया को हम ड्रॉ किए हैं,
आप खुद से घर पर जाकर ड्रॉ करिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा दोस्तों। आइए उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें याद रखने के लिए आपको कोई जरूरत की बात नहीं है। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु को आप कहीं पर रख दीजिए। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आप वस्तु को किसी भी स्थिति में रख दीजिए, हमेशा आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। हमेशा आपको कैसा प्रतिबिंब? छोटा। हालांकि एक स्थिति है, उत्तल दर्पण के भी ध्रुव पर प्रतिबिंब रख दीजिएगा तो वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा जैसा अवतल के ध्रुव पर रखे प्रतिबिंब का बन रहा था। आप प्रतिबिंब को ध्रुव पर रखिएगा अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, दोनों स्थिति में समान प्रतिबिंब बनता है, दोनों दर्पण में। लेकिन ध्रुव पर अगर स्थिति को छोड़ दीजिएगा, बाकी जितनी स्थिति है, बाकी जितनी स्थिति है उन सभी स्थितियों में बनता है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और प्रत्येक स्थिति में कैसा? आभासी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वे प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। वे प्रकाश की किरणों को क्या करता है? तो जब प्रकाश की किरणें फैलेगा तो वो मिलेगा, जब प्रकाश की किरणें नहीं मिलेगा तो वास्तविक बनेगा। तो उत्तल दर्पण पर जितना प्रकाश की किरणें पड़ता है सबको वो फैला देता है। जब प्रकाश की किरणें फैल जाएगा तो मिलेगा तो नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब तब मिलेगा जब प्रकाश की किरणें मिले, और ये फैला देता है, मिलने देता ही। इसीलिए हमेशा मिलता हुआ, अब यहां से प्रकाश की किरणें जा रही है, ये भी फैल गया, तो हमेशा हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, कभी मिलेगा नहीं वास्तव में। तो उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में बिखेर देती है, जिससे प्रकाश की किरणें वास्तव में कभी मिलती नहीं है। इसलिए अब उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वस्तु को कहीं भी रख दे, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी बनता है और वस्तु से अनिपरावले है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां में कोई स्थिति हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कहिए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अब उपयोग बताएंगे, उससे पहले आप पढ़िए एक बार, नोट में सारा उपयोग दिया हुआ है।
एक क्वेश्चन आ रहा है कि 7 सिचुएशन कैसे बता दिए, 6 होता है। अच्छा, ध्रुव पर रखा हुआ नहीं दिया हुआ क्या है ना? 7 सिचुएशन होता है। रूपा कुमारी, हाँ 10th के एनसीईआरटी में भी 7 सिचुएशन दिया है। हाँ ओ अच्छा, ध्रुव वाला नहीं पता होगा। अवतल दर्पण का उपयोग, एक उपयोग पर हम बात करनी चाहेंगे। अवतल दर्पण ये अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रकाश की किरणें आती है वो परावर्तन के बाद एक जगह क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। तो गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक सतह किसका बना होता है? अवतल दर्पण का। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उसका जो परावर्तक सतह होता है वो किसका बना होता है? काहे? तो उससे प्रकाश की किरणें जब परावर्तन होकर बाहर निकले तो वो सारा प्रकाश एक बिंदु पर क्या हो, केंद्रित हो, यानी सड़क पर केंद्रित हो। बात समझे? तो गाड़ी के हेडलाइट किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? गाड़ी के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। क्यों? तो अवतल दर्पण सारा प्रकाश को एक जगह क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। और जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो सारा प्रकाश एक जगह केंद्रित होती है, मतलब कहां पर केंद्रित होती है? सड़क पर। तो परावर्तक सतह अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण को इस तरह फिट किया जाता है कि प्रकाश उससे परावर्तन होकर बाहर निकले, प्रकाश उससे परावर्तन होकर बाहर निकले। और अवतल दर्पण से प्रकाश परावर्तन होकर बाहर निकलेगा तो सारा प्रकाश एक जगह केंद्रित होगा। लेकिन वहीं आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करती है? बिखेर देती है। तो सड़क के किनारे के लाइट में परावर्तक सतह किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का। सड़क किनारे जो लाइट लगा होता है उसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का होता है, ताकि उससे प्रकाश निकलकर दूर दूर तक फैल जाए और बहुत दूर दूर तक रोशनी हो। बात समझे? गाड़ी के हेडलाइट का परावर्तक सतह, अब वो जो सड़क के किनारे जिसको हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रीट लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। और इसका कारण समझे कि नहीं समझे? स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण इस तरह फिट किया जाता है कि प्रकाश उससे होकर परावर्तित होकर बाहर निकले और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, फैल जाए, ताकि रोशनी बहुत दूर तक हो। लेकिन गाड़ी में इसकी उल्टी स्थिति, गाड़ी के हेडलाइट से निकला लाइट फैल जाएगा तो सड़क अंधेरा दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहां पर इस बात देखिए, क्वेश्चन यहां पर पूछा, गाड़ी के हेडलाइट का परावर्तक सतह किसका? और सड़क के किनारे के स्ट्रीट लाइट का परावर्तक सतह। और इसका कारण समझे कि नहीं समझे? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण को इस तरह फिट किया जाता है कि हेडलाइट का प्रकाश अवतल दर्पण से परावर्तित होकर निकले। और सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण को इस तरह फिट किया जाता है कि प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर निकले। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देती है, दूर दूर तक रोशनी होती है। और गाड़ी का हेडलाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण फोकस यानी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देती है कि ताकि सड़क पर अच्छी तरह से फोकस लाइट का हो और गाड़ी चलाने में सुविधा हो। क्लियर? अगला है स्पर्श किए तथा
बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान करना। स्पर्श करके, बिना स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो स्पर्श करके दर्पण को पहचानना तो बड़ी आसान है कि ना? स्पर्श करके दर्पण को पहचानना बिल्कुल आसान है। जो लगेगा समतल वो होगा समतल दर्पण, और जो लगेगा उभरा हुआ ये उत्तल। स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो अगर दर्पण का सतह समतल है तो वो कौन दर्पण है? अगर दर्पण का सतह दबा हुआ है, दर्पण का सतह दबा हुआ है, धंसा हुआ है, तो दर्पण का सतह उभरा हुआ है तो सतह का मतलब परावर्तक सतह। अब तो कहिएगा ये भी सतह है, तो दर्पण का परावर्तक सतह मतलब जहां पर प्रकाश पड़ेगा। दर्पण का परावर्तक सतह समतल है तो वो कौन दर्पण? दर्पण का परावर्तक सतह दबा हुआ है तो, दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो स्पर्श करके दर्पण का पहचान करना बिल्कुल आसान है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह दबा हुआ है वो अवतल है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल है वो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है वो उत्तल है। लेकिन बिना स्पर्श किए हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? बिना स्पर्श किए हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए हम प्रतिबिंब बनाएंगे। भिन्न भिन्न दर्पण से हम क्या बनाएंगे? अगर कोई दर्पण वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की ऊंचाई में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है तो वो क्या है? समतल। अगर प्रतिबिंब सीधा आभासी बनता है और वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बड़ा होता है तो अवतल। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा होता है तो उत्तल। यानी हमेशा बराबर आकार का प्रतिबिंब दर्पण में बना तो वो कौन है? प्रतिबिंब बड़ा बना तो सब वस्तु को हमेशा निकट रखना है। वस्तु को हमेशा निकट रखना है। निकट रखी वस्तु का हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बड़े आकार का, छोटे आकार का। बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान करने के लिए हम दर्पण के ध्रुव के कुछ आगे ही वस्तु को रखेंगे। अगर छोटा बना प्रतिबिंब, बड़ा बना, बराबर आकार का। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चलिए तो आज के क्लास को यहीं विराम देते हैं। शोरूम में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब के लिए अवतल और छोटा छोटा के लिए उत्तल। हाँ नहीं लिखा नहीं रहेगा तब तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। इनमें से कोई हो सकता है। तो अगर पूछेगा शोरूम में, पहले लड़की लोग को निकलने दीजिए। शोरूम में बड़े बड़े आकार का प्रतिबिंब किससे? छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, उत्तल। लाइव बैच तुरंत मत काटिएगा। क्या हुआ?
कौन है जी? कौन? नहीं बना, इसको तो बताए हैं जी, एक बार देख ले लीजिएगा, वीडियो में नहीं समझे, नहीं समझे है, बता देंगे बता देंगे। वो सवाल बनाओ तो जी, लाओ तो 10 नंबर। इसको बहुत पढ़ता है। घर्षण बल को बराबर कीजिए अभिकेंद्र बल का। लिखिए घर्षण बल बराबर अभिकेंद्र बल। घर्षण बल बराबर क्या होता है? हैं? घर्षण बल बराबर mv² होता है कि म्यू आर होता है जी, म्यू mg बराबर mv² r कीजिए